मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी है महाप्रतापी, महान्यायप्रिय, महाविद्वान राजा भोज की, जिनके पास 15 विद्याओं का ज्ञान था। 15वीं विद्या ऐसी विद्या थी जिसे मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती थी। ऐसे ज्ञानी थे महाराजा भोज। आज हम महाराजा भोज से जानेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। उन्होंने कि बताया कि हमारी एक पत्नी पतिव्रता थी और एक पत्नी चरित्रहीन थी। अगर कोई पत्नी चरित्रहीन हो जाए तो घर की सुख शांति के लिए हम उसे अपने घर में कैसे रखें, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें। किस तरह से उनकी दूसरी पत्नी जो पतिव्रता थी कैसे अपनी सूझबूझ से महाराजा राजा भोज को उन्हें बचा लेती है और कैसे उनकी चरित्रहीन पत्नी उन्हें मरवाना चाहती है। आज हम इस कहानी में पूरा सुनेंगे दोस्तों। एक कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम इसे 2 भाग में बताएंगे। पहले भाग में जानेंगे और दूसरे भाग में जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। आप सब हमारे चैनल पे कहानी को सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम जानते हैं महाराजा भोज के वो कहानी के बारे में। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छाप पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने के लिए आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उनका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में क्या दे सकते हैं? हम लोग तो एक गरीब आदमी हैं। एक काम करो, तुम राजा भोज के महल चलो। अगर राजा भोज को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे और आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है। बहुत सुना है महाराजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद महाराज आते हैं, हम आपका संदेश उन्हें पहुंचा देंगे। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा भोज बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, बाजीगर, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूँ, इसीलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज घमंड में, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूँ, मेरे आगे बड़े बड़े ज्ञान भी पस्त हैं, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ
केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की बार बार यूं विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी आपके खेल को देखकर। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इसे छोटे से नमूने को देख हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि देवता की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपने पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने इस शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा? राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने यह शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए कुछ काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम्म से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैर आ गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगरनी ने जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? आदि लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया।
अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते राजा से बोली, बाजीगरनी, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियां ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उभर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी, बहुत समझाया जा रहा था, नहीं समझी, तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यही नहीं समाप्त हुई। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा है। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी ये कला? मैं आकाश में जाकर वापस आ गया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उनकी चिता को, जो अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको, आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आशा भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लांछन लगाते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने की सारी कहानी को बताई। बाजीगर, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया है। राजा भोज, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपवती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, न ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया है। वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? बाजीगर, मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ।
तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया है? या मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्तानुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे मांग रहा हूं तो आप नाटक कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाले तो तब आप क्या करोगे? मेरी पत्नी आपके महल में ही है। राजा भोज, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे 2 गुना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए और उसके पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं वापस। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी, थोड़ा इंतजार करो। बाजीगरनी की एक कच्छ से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब एक कण नहीं दिख रहा था। बाजीगर, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूं जो अपनी शर्त अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूं। बाजीगर, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं है बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थी। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंता में वह फंस गए कि वास्तव में 15वीं विद्या है बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा जाए तो कैसे सीखा जाए। अचानक राजा को ख्याल आया, भगवान शिव और माता पार्वती जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वह दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाएं। भगवान शिव, महाराज, आप तो 14 विद्या निधान शासक हैं, दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? राजा भोज, हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। भगवान शिव, तो अब आप बताइए, आप मुझे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या आशा रखते हैं?
राजा भोज, हे भगवान शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज, नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मैं करूँगा। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं वक्त निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान शिव, तो ठीक है। यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता है। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाके गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर है। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या का पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद राजा भोज अपनी नगरी वापस आ गए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती। नाम के अनुसार दोनों का ही आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर भानुवती थी। उनका इस बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब, यानी भानुमती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक सावधानी में रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक आई और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊँ, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। कृपया आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा भोज,
ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ। आप इसे देखकर भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वहाँ काफ़ी उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसीलिए मैं आपको अपनी मूछ का वाल देकर जा रहा हूँ। आप इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि जब भी वापस आऊँगा आपसे सबसे पहले अपनी मूछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद करके उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा भोज के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफ़र का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। तो दोस्तों, राजा भोज और नाई दिन में तो सफ़र करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं पर ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर के सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफ़ी दिन बाद राजा भोज और नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़े को बाहर ही छोड़कर राजा और नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का द्रव्य काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सुनहरा था। बाबा की कुटिया घनी है, बाबा की कुटिया बनी है। कुटिया बड़ी अच्छी लग रही है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धूड़ों में धुआं उठ रही है। ऐसे मृग लग रहा है, छलक रहा है। बाबा तपस्या में लीन है, उनसे कुछ कोई मतलब नहीं। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते। लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक आंखें नहीं खोलते हैं हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं और दोनों आश्रम के काम में करने लगते हैं। नए और पुराने जो फूल थे उन्हें साफ करते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर धूड़ा के पास इकट्ठे कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा एक नौकर को बैठा देखा। तो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नज़रों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता है। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य कार्य होगा। अपनी इतनी बात सुनकर राजा भोज व नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ
कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा बोले, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज, महाराज मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा, ओह बालक, तू तो बड़ी भारी समस्या लेकर आया, किंतु एक बात मुझे बता, मेरा पता तुम्हें किसने बताया? राजा भोज, महाराज एक बाजीगर ने। बाबा, ठीक है, परंतु इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, क्या कर पाओगे? राजा भोज, महाराज इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई को दृढ़ कर मुकाबला करूँगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने के से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना, लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब यह, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मालूम नहीं कितना समय लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिसे राजा अभी भी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने चाहन में बैठा लेता, यानी रट लेता। और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे वैसे नाई ही मन में मंत्र का जाप करता रहता था। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा याद रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपनी प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते चले आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठता है। अब यहीं से नई घटना की शुरुआत होने वाली। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे।
तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। नाई, महाराज मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज, नाई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई, महाराज मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाओ। राजा भोज, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देख ही लेते हैं। नाई, महाराज आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब, राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गए। राजा भोज जो कि तोते के शरीर में है, देखकर चकित हो गए कि नाई यह विद्या कैसे सीख ली, और बोले, अरे नाई, यह तूने क्या कर दिया, तू तो मेरे शरीर में ही क्यों आ गया, अब ऐसा क्यों किया। नाई, महाराज मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज गुस्से में, नाई तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की, इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस आ जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ। आगे क्या होगा दोस्तों? क्या राजा अपने असली रूप में आ पाएंगे? क्या नाई रानी को अपना पाएगा? क्या रानी जो पतिव्रता थी अपने राजा को बचा पाएगी? अभी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आने बाकी हैं जो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी का निचोड़ लेना चाहते हैं और पूरी कहानी का आनंद लेना चाहते हैं और अपनी 15वीं विद्या कैसे आजमाई जाती है सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाग में जानकारी को हासिल करें।